2 दिनों की शानदार रिकवरी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से लगता हुआ झटका। बेहद कमजोर शुरुआत के आसार हैं, लेकिन उसके बाद क्या? खुलने के बाद तुरंत खरीदारी के मौके हैं या फिर फिसलेंगे जोर से? ओपनिंग तो ठीक है, क्लोजिंग कहां होगी? मार्च की सीरीज कैसी रहेगी? लेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे। अनिल सर, आज का सेशन तो काफी ट्रिकी रहने वाला है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, लेकिन सर ऑन ए कूल नोट शुरुआत कर सकते हैं क्रिकेट से। अरे एक तो सबसे बड़ी बात, दीप एकदम सही दिन छुट्टी लेके गए एक्चुअली जिस दिन मार्केट ऐसा हाल है छुट्टी बना रहे, लेकिन बिल्कुल ये जो पिंक बॉल है ये इतनी लाल होगी ये पता नहीं था कि 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म। तो मतलब लेकिन हमारे लिए ये ठीक है कि फाइनली हम विनिंग साइड में। लेकिन वाकई में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब जो नाम हो चुका है मोटे रकम, ऐसी पिच होगी ये शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। और लोकल बॉय अक्षर पटेल ने जो कमाल किया है 11 विकेट लेकर दूसरे टेस्ट मैच में, बड़ा ज़बरदस्त रहा। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा था कि शायद मैच टेस्ट मैच नहीं है, 2020 वाला है, वो भी इतनी जल्दी मतलब लोगों को टू चल में आया टाइप्स। हाँ, एक्शन पैक्ड बिल्कुल। बट मज़ेदार था। फाइनली हम जब जीते हैं तो अच्छी बात है। और अश्विन ने भी 400 विकेट ले लिए, तो मेरे ख्याल से 77 टेस्ट मैच में 400 विकेट लेने वाले वो तेज गेंदबाजों में मतलब सबसे जल्दी ये हासिल करने वालों में से एक है। तो ओवरऑल हमारे लिए तो बेहतर है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो हमें सिर्फ अगला ड्रॉ करना है जी, और ये सोच के नहीं खेलना है जी, नहीं तो हार जाएंगे अगला भी जीतना है, बिल्कुल यही सोचकर खेलेंगे तो न्यूजीलैंड से टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसमें मौका एक जीत के बाद दूसरी जीत हासिल होगी अगर पॉजिटिव नजरिया होगा। लेकिन सर, आई एम श्योर आपने क्रिकेट एंजॉय किया होगा, लेकिन ये विदेशी बाजार में रातों रात क्या हो गया? मैं तो वो भी एंजॉय करता हूँ देखो, एंजॉय करने की रीजन है, आप है ना देखिए, डाउ देखकर डिसाइड मत कीजिए कि खबरें अच्छी हैं खराब। जी। मार्केट अपनी जगह, खबरें अपनी जगह। हाँ। तो पहले तो ये मैं आपको समझा दूं कि अमेरिका में हुआ क्या है। हाँ। उसके बाद हम भारतीय बाजारों पर क्या असर होगा वो देखते हैं। देखिए, पिछले हफ्ते ही या शायद इस हफ्ते में हम बात कर रहे थे कि जितने बुल मार्केट हैं, बुल मार्केट की शुरुआत एकदम कम ब्याज दरों पर होती है। ब्याज दरें अगर आपकी बॉटम पर हैं और उसके बाद पैसा आने लगता है तो बुल मार्केट की शुरुआत होती है। उसके बाद धीमे धीमे फंडामेंटल्स सुधरने लगते हैं, और जब फंडामेंटल्स सुधरने के संकेत आते हैं तो तेजी और बढ़ती है। तब आपको कंफर्मेशन आती है कि हाँ, हम बुल मार्केट में चल रहे हैं। अमेरिका में एग्जैक्टली यही हुआ है। कोरोना के वक्त जब सेंटिमेंट एकदम खराब, 0% के आसपास ब्याज दरें, वहाँ से बुल मार्केट की शुरुआत हुई लास्ट फरवरी मार्च में। वहाँ से धीमे धीमे पैसा आना शुरू हुआ, उसने बुल मार्केट में और आग में घी डालने का काम किया। और उसके बाद फंडामेंटल सुधरते हुए, यानी कि कंपनियों के नतीजे और इकोनॉमी में रिकवरी, ये आपका एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस खत्म कब होता है? बुल मार्केट खत्म कब होता है? जब ब्याज दरें आपकी पीक पर चली जाए, महंगाई बहुत ऊपर हो और सिस्टम में लिक्विडिटी की समस्या आने लगे कि पैसा कम है। अच्छा। वहां पर बुल मार्केट का टॉप होता है। तो ये बॉटम से टॉप की जो प्रोसेस है बुल मार्केट की, जिसमें ब्याज दरों का बहुत बड़ा रोल है। और ब्याज दरों का रोल ये कि कम ब्याज दरों में तेजी होगी इक्विटी में, और ज़्यादा ब्याज दरों पर मंदी होगी इक्विटी में। तो कल अमेरिका में पहला संकेत आया कि ब्याज दरें बढ़ रही है, और इस संकेत से अमेरिकी बाजार लुढ़क गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बॉटम से टॉप तक जाने की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है, वो एक दिन में नहीं होती। लेकिन जब शुरुआत होती तब आपको झटका लगता है। पर ये क्यों हुआ? ये हुआ इसलिए कि बेरोजगारी के आंकड़े बहुत कम आए जी। अरे भाई, आप यही तो चाहते थे कि बेरोजगारी कम हो जी। इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है, तो अरे यही तो चाहते हो कि इन्फ्लेशन बढ़े। करेक्ट। फेड ने यही कहा है कि 2023 तक ब्याज दरें नीचे रखेंगे, क्योंकि और इन्फ्लेशन बढ़ता तो हमें चिंता नहीं जी। भाई जो चाहते, और बेरोजगारी आप कम चाहते हैं, जो चाहते वही तो हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फिर बाजार क्यों गिरे? देखिए, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी वो ये चीज समझता, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर ब्याज दरें कम हो, अगर इन्फ्लेशन कम हो तो आपकी ग्रोथ नहीं आती। बढ़ती हुई ब्याज दरों में बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में ग्रोथ आती है। तो आपको ग्रोथ चाहिए तो इन्फ्लेशन और बढ़ती हुई ब्याज दरें, ग्रोथ नहीं चाहिए तो पढ़े वहीं पढ़ें। अच्छा। कुछ नहीं हो रही इकोनॉमी में। तो इकोनॉमिक्स में हर चीज के इफेक्ट के साइड इफेक्ट हैं या काउंटर इफेक्ट हैं, तो वो दोनों बैलेंसिंग है। लॉन्ग टर्म में आप यही चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो, लॉन्ग टर्म में आप यही चाहते हैं कि ग्रोथ बढ़े, लॉन्ग टर्म में आप यही चाहते हैं कि इन्फ्लेशन एकदम बॉटम पर ना रहे,
थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ही लोग जाकर खरीदारी करेंगे, महंगाई होगी, तो ये सब चीज़ आप चाहते हैं। लेकिन बाजार का रिएक्शन कभी भी किसी भी तरफ अपने मूड के हिसाब से हो सकता है। तो बाजार के रिएक्शन को और जो कुछ इकोनॉमी में बदलाव है उनको कुछ हद तक अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, मिनट टू मिनट नहीं देखना चाहिए। तो कल जो अमेरिका में हुआ, जिस वजह से अमेरिकी बाजार गिरे, वो कुछ खराब नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये शॉक जरूर लगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस की अगर बात करें तो फिर ये वही है जो चाहता है इकोनॉमी और इसी हिसाब से चलना चाहिए। शॉक क्यों लगा? बड़ा बात ये, शॉक लगने की वजह पिछले 3-4 दिनों से लगातार अमेरिकी बाजार हाई बना रहे हैं। पैसा आपके पास इतना अनाप शनाप है, देखिए 0% ब्याज दर तो है ही, जो कल बढ़ने के पहली बार ढंग के संकेत आए। उसके बाद आपके पास इतना अनाप शनाप पैसा कि मतलब आप हर एसेट क्लास में जाकर लगा रहे हैं। कहाँ पार्क करें? हाँ, कहाँ लगाएं? इक्विटी, गोल्ड तो छोड़ दीजिए, चलो अभी थोड़ा नीचे आ गया। मेटल्स देखिए, बिटकॉइन तक नहीं छोड़ा है ना। तो आप भाई अल्टीमेटली क्या है कि आदमी है ना, एक अपना घर बनाने में पूरी जिंदगी निकाल देता है कि एक फ्लैट खरीदने में मुंबई में नानी याद आ जाती है। कौन है जो हॉलीडे होम, सेकंड होम लोनावाला खंडाला जाकर खरीदता है, जिसके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है? हाँ। वैसे हाल है कि भाई आप इक्विटी खरीदने के लिए पैसे नहीं, बिटकॉइन जाकर खरीद रहे हैं, समझ नहीं पा रहा किया क्या जाए। हाँ, तो इसका मतलब आपके पास बहुत पैसे या फिर बहुत रिस्क लेने वाले। तो जो बहुत रिस्क लेने वाले उनकी तो बात ही अलग है, कहानी अलग है। लेकिन जिनके पास बहुत पैसे के, तो चलो थोड़ा डाल देते हैं इधर भी, देखा जाएगा। तो ये लिक्विडिटी है, ब्याज दरें नीचे है, ऐसे में कभी भी मार्केट के लिए करेक्शन जो चाहिए, उस करेक्शन का ट्रिगर कहां से आएगा? ये कल जो गिरावट हुई आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि कल जब हम बंद हो रहे थे तब हमें पता नहीं था कि अमेरिका में ऐसा सेशन होगा और इस वजह से गिरेगा, जबकि आपको डेटा यही चाहिए। तो बेसिकली इसे एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखिए, और ये प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्टली वैसी हुई है मानसी जो हमने 15,431 पर देखी है हमारे बाजार में। आपको याद होगा 15,431 का हाई जो हमने बनाया पिछले हफ्ते, ये था 16 फरवरी को। उस समय लगातार 2-3 दिन तक आपने लाइफ हाई बनाए और हम अकेले भागे जा रहे थे, तब ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट नहीं था जी, करेक्ट। सिमिलर सिचुएशन पिछले 2-3 दिनों में हम इतना नहीं भाग रहे थे, लेकिन अमेरिका लाइफ हाई बना रहा था। तो एक लाइफ हाई पर जाने के बाद एक हल्के फुल्के करेक्शन, 3 से 5% के करेक्शन की जो जरूरत होती है, जिससे बाजार हल्के हो जाए, सिस्टम में से कमजोर ट्रेडर्स बाहर निकल जाए, फिर से एक नई तेजी के लिए बेस बनाए, वो होता हुआ दिखा है। तो सावधान रहना है, मैदान छोड़ के भाग नहीं जाना है। मतलब मानो गिरने का मौका चाहिए था, मिला। हाँ, यही समझ सकते हैं कि रनिंग करेक्शन है, और रनिंग करेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा और चले। एक चीज समझ लीजिए, इस बुल मार्केट में 3 से 5% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। 3 से 5%, 15,431 से 16,635, यानी कि 400 और 300 700 पॉइंट, 700 पॉइंट का एग्जैक्ट करेक्शन मिला, ऑलमोस्ट 4.5%। ठीक है, 4%, बिल्कुल ठीक है। ये होगा 5% तक के करेक्शन को के लिए हर इन्वेस्टर को कभी भी तैयार रहना है, और वो आप कभी टाइम भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने टाइम कर गिरने में 7 दिन लगाए, बढ़ने में 2 दिन लगाए, वापस 1 दिन में गिर जाएंगे, तो ये चलता रहेगा। तो अमेरिकी बाजारों में जो कुछ हुआ उससे डरिए मत, घबराइए मत, पैनिक मत करिए, संभालिए। और इसीलिए कल 3:20 पर अगर आपको याद हो तो मैंने एक स्ट्रेटजी कही थी कि हल्की फुल्की गिरावट के लिए आपको किसी तरह का कोई हेजिंग करने की जरूरत नहीं। अनएक्सपेक्टेड गिरावट हो उसके लिए आपको आउट ऑफ द मनी पुट लेना है, और वो आउट ऑफ द मनी पुट 36,000 का निफ्टी पर होगा, बैंक निफ्टी पर, माफ कीजिएगा, और 14,800 का। अब अगर किसी ने 14,800 का पुट कल खरीदा है, अचानक वाली गिरावट, आज वो काम आएगा, आज उससे बड़ी, आज वो पुट 4-5 गुना हो जाएगा उससे, 14,800 में जो भी किया। तो ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट है जो आपको रखनी। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। चलिए, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लेकिन सर, अब फिर विदेशी बाजार में जो हो रहा है, इसका भारतीय बाजार पर क्या असर होगा? अहम ट्रिगर्स आज हमारे लिए क्या हैं? अहम ट्रिगर्स में देखिए, ग्लोबल ट्रिगर्स नेगेटिव रखने ही पड़ेंगे, कोई चांस ही नहीं। 350 अगर हम नीचे तो रखना है। एफआईज के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं। सेंटिमेंट मैंने कोशिश कर लिया, कल तक तो पॉजिटिव था, आज थोड़ा सावधानी वाला है, न्यूट्रल से कोशिश है। ट्रेंड पॉजिटिव है। अब ये इंटरेस्टिंग है, कल ही ट्रेंड आपकी 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद थोड़ा अच्छा हुआ है। हाँ। लेकिन अब आज देखते हैं, आज क्लोजिंग कहाँ होती है देखा जाएगा। बिल्कुल सर, फिर इस हिसाब से आज के लिए अगर हम देखें तो जिस तरह से नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, क्या लगता है इन माहौल में, या इस तरह के जो फिलहाल माहौल देखने को मिल रहे हैं, भारतीय बाजार के लिए नई सीरीज की शुरुआत कैसे हुई दिखेगी? आउटलुक क्या रहेगा? मानसी, देखिए, इस सीरीज के डेटा जो मैं देख रहा था, इस सीरीज के डेटा में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये है कि ये सीरीज बड़ी वोलेटाइल रहती है। हालांकि पिछले साल जो सीरीज थी वो तो बात ही अलग थी,
पिछले साल मार्च की सीरीज तो बहुत ही खराब, मतलब सबसे वन ऑफ द वर्स्ट, 25% हम गिरे थे मार्केट पे, क्योंकि फॉल ही मार्च में ही आया, 23 मार्च को जो लो बना था, करेक्ट। तो वैसा तो अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मार्च 2021 भी वैसा हो, ताकि फिर से पैसा लगाने का मौका मिले, लेकिन जो 19 में नहीं हुआ वो 20 में हुआ, और जो 20 में हुआ 21 में होगा नहीं। तो यही मार्केट की पिछले साल का कनेक्ट करके देख रहे हैं। पिछले साल का कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली याद दिला रहा हूँ, पूरा नहीं। तो पिछले साल बहुत तेजी से हम गिरे थे, लेकिन उसके अपने रीजन से, कोरोना, आज भी कोरोना की चिंताएं हैं, और लोग कई बार मुझे आजकल रोज फ़ोन करके पूछते हैं, अरे भाई देखिए फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे, बाजार में करेक्शन आएगा क्या। हमने 10-10 हज़ार केसेस रोज आते हुए देखे कोरोना के उस वक्त है। दूसरी बात, वो कोरोना के केसेस 10,000 तब थे जब आप घरों में बैठे हुए थे, आज तो सब लोग घूम रहे हैं, उसके बाद भी 1000 ही आ रहे हैं, तो पैनिक किस बात का। तीसरी बात, तब कब वैक्सीन आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कोरोना कितना खतरनाक है कुछ पता नहीं था। अब तो हमें पता है, 1 साल बाद हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, देख चुके हैं कोरोना कैसा है, और वैक्सीन भी हाथ में जी। तो अगर कोई ये सोचता है कि मुंबई महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग जाएगा, या कोई कोरोना के आंकड़े 1000 रोज आ रहे हैं, 8-8 हज़ार 10,000 रोज आ रहे हैं, उससे पैनिक हो जाएगा, आपकी गलतफहमी है। कोरोना पर बाजार का रिएक्शन नहीं आएगा, हाँ, आएगा ही नहीं कभी। किसी दिन बहुत मूड खराब हुआ और मुझे गिरने के लिए बहाना चाहिए, तो 50-75 पॉइंट निफ्टी गिर जाए तो बड़ी बात नहीं, हाँ, वो आप छोड़ दो। बट अदरवाइज उस जमाने में इस जमाने में बहुत फर्क है। पिछले मार्च में सब घर में बैठे थे तो 10-10 हज़ार केस आते थे, हाँ, आज सब घूम रहे हैं फिर भी 1000 आते हैं, हाँ, ये फर्क है। मुंबई की बात करना, हाँ। और बाकी आपके पास ट्रीटमेंट तो हाथ में है ही ना, वैक्सीन तो ही है। आप सोचो लोग लगाने के लिए नहीं जा रहे वैक्सीन, मतलब ऐसा हाल है, मतलब है हमारे पास जब जरूरत होगी। हाँ। और मैं बोल रहा हूँ फिर से, जब तक ये, जबकि सरकार फ्री में दे रही, हाँ, ऐसा नहीं आपको पैसे लग रहे हो, जब तक ये कभी ऐसा कंपल्सरी नहीं किया जाएगा ना कि भाई आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो RT-PCR की वजह कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए, या यहाँ से दुबई यात्रा करनी है तो बिना उसके, तो ही एक, जब तक हिंदुस्तान में कोई चीज कंपल्सरी न करो होती नहीं है, तब फिर झट से लगाएंगे, तब फिर अपने आप लगाएंगे, अरे जाना यार लगवा लो। बिल्कुल वैसे ही हाल है। ठीक है, आज भी लोग मास्क इसलिए नहीं लगाते कि कोरोना से बचना है, इसलिए वजह पुलिस वाले से बचना है। वो 200 रुपए ले लेगा, जिंदगी की चिंता नहीं है लेकिन 200 रुपए की चिंता है, तो इसलिए मास्क लगाते हैं। हम हमारा कल्चर ही वैसा है, हम ऐसे ही जीते आए अब तक, सुधर जाए तो ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल अब नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, और साथ ही फिर सर आज के लिए लेवल्स कौन से अहम होंगे वो जानना चाहेंगे। ठीक है, तो ये रेंज पहले मैं आपको सपोर्ट जोन बता दूं क्या क्या है। 14,800 14,900 निफ्टी पर सपोर्ट जोन के तौर पर है, इसके बीच में कहीं शुरुआत करेंगे। 14,650 14,725 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ठीक है। इस रेंज में वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन आप तैयारी रखें, इनकेस आता है तो वहाँ खरीदारी करनी ही करनी है। ऊपर में 15,000 15,075 ये ऊपरी रेंज है जहाँ पर आपको रुकता हुआ दिखेगा बाजार गैप से खुलने के बाद, और 15,115 15,165 हायर जोन है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 35,600 35,850 सपोर्ट जोन है, इसके नीचे 35,125 35,275 मजबूत सपोर्ट जोन है जहाँ आप शॉर्ट कवरिंग भी करें और खरीदारी भी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 14,650 के आसपास का निफ्टी का और 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी का। इसके नीचे ही फ्रेश कमजोरी होगी, और आपके पास कुशन बहुत है उस हिसाब से। निफ्टी में तो 400-500 पॉइंट का कुशन है आपके पास, और बैंक निफ्टी में करीबन 1,500 पॉइंट का कुशन है, ठीक है 15। तो इसलिए ये जब तक आप रेंज होल्ड कर रहे हैं तब तक आप ये मान के चलें आप रेंज बाउंड ट्रेड है, और रेंज बाउंड ट्रेड नीचे की तरफ 14,650, ऊपर की तरफ 15,300, ठीक है। 14,600 14,700 नीचे सपोर्ट मान लीजिए, 15,300 15,350 400 ऊपर का मान लीजिए। इस रेंज में आपको वक्त बिताना है, ठीक है, ये सिंपल है। तो ये आपके लिए सपोर्ट जोन हो गए। बैंक निफ्टी में ऊपरी रेंज 36,450 36,550, इसके पार निकले तो 36,900 37,100 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। और कल भी हमने कहा 37,000 37,300 की रेंज में शॉर्ट कीजिए, जिन्होंने शॉर्ट किया कल भी पैसा बना होगा, अगर रह गई तो आज बनेगा। बिल्कुल सर, फिर डे रेंज 14,850 15,000 दिन की छोटी रेंज है, 14,800 15,065 दिन की मीडियम रेंज है, और 14,725 से लेकर 15,115 ये बड़ी रेंज, इस पर फोकस कीजिए। ज़्यादा संभावना है कि आप 14,800 15,065 की रेंज में 15,000 की रेंज में ही काम चला लें एक बार नीचे गैप से खुलने के बाद, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी 35,850 36,450 दिन की छोटी रेंज, 35,600 36,550 ये दिन की मीडियम रेंज, और
35,250, 35,300 नीचे की तरफ सपोर्ट है, 36,750 ऊपर का लेवल जिस पर आपको फोकस करना है जी। चलिए, तो बिल्कुल सपोर्ट जोन, हायर रेंज और साथ ही डे रेंज भी यहाँ पर आपको बता दी गई है। लेकिन सर साथ ही फिर संस्थागत निवेशकों ने जो किया है बीती ट्रेडिंग सेशन में, उसे किस तरह से समझना है? 64% से उनकी एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 76% आई है, लेकिन मैं उसमें कोई ऐसा खुश नहीं हूँ। ये सब एक्सपायरी की वजह से हुआ है। मतलब 12% एफआईएस लॉन्ग पोजीशन बढ़ा दे ऐसा कुछ स्क्रीन पे था नहीं, तो ये एक्सपायरी की एडजस्टमेंट है। पुट कॉल रेशियो जस्ट का तस से कोई खास बदलाव नहीं। विक्स 5% घटा है, आज वापस बढ़ जाएगा। तो मैं कई बार इसलिए बोलता हूँ सबसे वोलेटाइल तो वोलेटिलिटी इंडेक्स ही है। आप कल भी विक्स को डिस्कस कर ही रहे थे। हाँ, इतना ऊपर नीचे तो यही होता है जिसका काम ही उतार चढ़ाव को नापना, और सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव उसी में होता है। जिनकी तेजी की पोजीशन है वो 14,975 पर स्टॉप लॉस रखें, इंट्राडे और क्लोजिंग पर भी। तो इंट्राडे में तो आपका खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, क्लोजिंग भी यहीं पर आपको रखना है। बैंक निफ्टी 36,000, ये इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए निफ्टी पर। और शॉर्ट पोजीशन है तो 15,100 का स्टॉप लॉस रखिए और 36,550 का निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे के लिए आ से। ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन, एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन सर बताइए आपने, जिनके न्यू पोजीशंस अगर निफ्टी पर, तो फिर उनके लिए क्या होगा? 15,100 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है, और बाद में गैप से आने के बाद 15,000 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे 14,900, 14,850, 14,800, 14,725, फाइनली 14,675, 650 भी होता है, लेकिन उतना दूर तक अभी जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तक रुकिए। जो लोग खरीदना चाहते हैं, अब खरीदने में मानसी ये कहाँ खरीदे? हाँ, पॉइंट ये है कि 14,725 तो बहुत क्लियर कट लेवल आ रहा है जहाँ खरीदना चाहिए। 14,725 और 14,900, ये 250 पॉइंट की रेंज में बीच में कोई ढंग का लेवल ऐसा नहीं मिल रहा जहाँ कॉन्फिडेंस से कहते हैं यहाँ ले लो। अब वो 14,850 हो सकता है, 14,800 हो सकता है, क्या हो सकता है वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं कह सकता था कि चलिए समझिए गैप से खुले आप, गैप से खुलने के बाद और गिरना चाहिए कायदे से, क्योंकि पिछले 2 दिनों में तेजी की पोजीशन बनी, राइट जी। जब तेजी की पोजीशन पिछले 2 दिनों में बनी तो आप हमेशा लॉन्ग साइड पे आप रॉन्ग हो, गलत हो, तो खुलते आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और बेचना। लेकिन आज सिचुएशन अलग है, नहीं तो मैं आपको ये कह सकता खुलते और ज़्यादा गिरेंगे। उसकी वजह ये कि सीरीज़ की शुरुआत हो रही है, तो सीरीज़ की शुरुआत में ज़्यादातर कमज़ोर ट्रेडर्स तो सीरीज़ के आखिरी दिन निपट जाते हैं जी, करेक्ट। उनकी पोजीशन रोल ओवर ही नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए खुलने के बाद अगर जितने ज़्यादा गैप से खुलेंगे उसके बाद उतना गिरने के चांस कम हो जाएंगे। ओके, सुनिएगा ध्यान से, जितने ज़्यादा गैप से हम नीचे खुलेंगे उतने उसके बाद गिरने के चांस कम हो जाएंगे, शुरू में ही जितना। एग्जैक्टली तो मैं चाहता हूं गैप से खुल के वहीं बॉटम बन जाए। ओके, करेक्ट। और वो लेवल जो है ना सबसे बढ़िया 14,725 दिखता है। अब 14,725 है बहुत दूर, प्रॉब्लम ये है 725 यानी 300 और 350 पौने 400 पॉइंट, उतना तो हमें गिरना नहीं है। हाँ। हमें गिरना समझिए 350 पॉइंट, 350 पॉइंट अगर समझिए नीचे खुले, उसके बाद 75 पॉइंट और नीचे आ गए 7500 पॉइंट, तो आपका 14,725 ऐसा लेवल आ जाता है जहां आंख बंद करके खरीदारी करनी। ठीक है, अब कैलकुलेशन समझ आ गई। तो 14,650 14,725 परफेक्ट रेंज है जहां तो खरीदना ही है। उसके पहले क्या हम 14,800 पे रुक जाएंगे या 14,850 को देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, क्लियर है। ताकि डाउ फ्यूचर्स क्या है, एशिया का क्या हाल है वो देखेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि एंट्री पॉइंट 14,725 रखना है या थोड़ा उसके ऊपर। ओके, क्लियर है। ये हो गया आपके लिए खरीदारी की राय। बैंक निफ्टी बेचना है 36,550 के स्टॉप लॉस के साथ 36,000, 35,850, 35,600, 35,500, 35,300 तक के लेवल हैं, जो ये सारे लेवल्स आपको नीचे की तरफ रखने हैं। देखिए बैंक निफ्टी पर मजबूत ब्लाइंड सपोर्ट जोन जो है 35,000, 35,125 है। 35,000, 35,125 यानी कि वो आपके यहाँ से 1,500 पॉइंट दूर। ठीक है, 35,000, 35,125 अगर गलती से उस रेंज में पहुंचता तो एक बार तो पक्का लेना ही लेना है, लेना ही है, लेना ही चाहिए। 36,550 जैसा 14,625 14,650 725 की रेंज में कॉन्फिडेंस है, वैसा ही 35,000 35,100 की रेंज में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, एक बार तो वहां लेना ही लेना है। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। फिलहाल आप इस रेंज में ट्राई कीजिए, इतना ना गिरे तो 35,300 35,600 की रेंज में खरीदिए। 35,000 का स्टॉप लॉस होगा और 35,500 स्टॉप लॉस थोड़ा दूर दे रहा हूँ, लेकिन दूर ही बन के आ रहा है जिस तरह के लेवल से, उस हिसाब से 575 675 35,825 36,000। पहली चीज़ तो ये कि आज है ना लेवल थोड़े ध्यान से रखिए, 35,000 के भी लेवल आ रहे हैं, 36 वाले तो है ही, और 37,000 का भी एक आध लेवल आया। हाँ। तो 3,000 पॉइंट की रेंज में लेवल बैंक निफ्टी के निकल रहे, तो लेवल अगर ध्यान से नहीं नोट करेंगे तो गड़बड़ ना हो जाए, तो लेवल ध्यान से रख लीजिए। मैंने खुद ने आज 3 बार लेवल रीचेक किया ताकि गलत ना हो जाए।
क्योंकि कई बार जिस तरह से बड़े मुंह आते हैं। चलिए, तो हर लेवल आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, इसे बड़े ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि जिस तरह से संकेत आ रहा है उसके बाद वॉलेटाइल सेशन तो देखने की पूरी गुंजाइश है ही। इन लेवल्स का जरूर ध्यान रखिएगा। सर 14,650 से 14,725 यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करनी है 100%। ठीक है। और बैंक निफ्टी में 35,125 35,250 गिन लो, 35,000 से 35,250, 250 पॉइंट। अच्छा सर, नई सीरीज की शुरुआत हो रही है तो फिर डेटा वायदा बाजार के कुछ ज्यादा तो बनकर नहीं आए होंगे, लेकिन कुछ अगर वहां पर आइडिया आप दे सकें। हाँ, पहले मैं एफआईज और घरेलू फंड के भी बता दूं साथ में आपको। 188 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में है एफआईज की, और साथ ही 381 करोड़ के इंडेक्स खरीदे, और लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी बेचे 1654 करोड़, इसीलिए मैंने न्यूट्रल रखा। दूसरे एक्सपायरी के एडजस्टमेंट के भी आंकड़े तो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। 8,500 करोड़ के ऑप्शंस खरीदने हैं, उससे खुश भी होने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि सीरीज की शुरुआत में एफआईज खरीदते ही ऑप्शन जी हेजिंग के लिहाज से, तो मतलब हमारे लिए सीरीज की शुरुआत आज है। जिनको मार्च की सीरीज में ट्रेड करना है, शिफ्ट करना है, उनके लिए कल ही हो गई थी। तो ये कल के आंकड़े जो हैं वो मार्च की सीरीज के आपको कुछ दिखेंगे, और कुछ पिछली सीरीज के एडजस्टमेंट। जहाँ तक वायदा कारोबार के आंकड़ों का सवाल है, डेटा बहुत कम है। 15,000 के नीचे पुट में डेटा ही नहीं है। 15,000 के पुट में 15 लाख शेयर के हैं, तो वो थोड़ा नीचे खुलेंगे तो बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा हुआ कि सीरीज के पहले दिन नहीं गिर रहे हैं, तो हल्के बाजार में आप गिर रहे हो, ठीक है। तो ट्रेडर्स की बड़ी पोजीशन है नहीं, ये बड़ा आराम है। 72 पॉइंट की प्रीमियम है निफ्टी में, जो कम हो जाएगी। 51 पॉइंट 40-50 पॉइंट रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी भी 170 पॉइंट की प्रीमियम में 100 पॉइंट के आसपास आ जानी चाहिए, तो प्रीमियम का नुकसान होगा। आज तेजी करने वाले ट्रेडर्स को ये नुकसान होगा। बैंक निफ्टी में तो डेटा बहुत ही कम है, नहीं के बराबर 3-4-5 लाख। मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा थोड़े डेटा और चाहिए, बट बाकी लेवल्स में बता ही चुका हूँ। बिल्कुल सर, जब लिस्टिंग की बात आती है, आईपीओ की बात आती है, तो आपका रिव्यू और आपके एनालिसिस पर काफी ज्यादा। हाँ, उस वो बात करूँ उससे पहले कल भी काफ़ी लोग परेशान थे। हालांकि कल वायदा कारोबार के डेटा तो टाइमली अपलोड हुए और हमें मिली, लेकिन जो पे इन पे आउट के ऑब्लिगेशंस होते हैं, कल वो रात को 9:30-10 बजे तक ब्रोकर्स को नहीं मिला। अब 10 बजे तक अगर ब्रोकर को ये नहीं पता चलेगा कि उनको कितना पे इन पे आउट करना है, तो नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे उनको पे इन पे आउट करना है, तो कहाँ से करेंगे? आपको वक्त तो चाहिए। तो 2 दिनों से ये एक और समस्या एनईसी की वजह से काफ़ी ब्रोकर्स को आ रही कि कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी रात को 10 बजे, बोले अभी तक तो पे इन ऑब्लिगेशंस ही नहीं है। वो बोले वो तो अच्छी बात है कि मार्केट अच्छा था, तो ज़्यादातर केसेस में पे आउट ही आ रहा है ना। नहीं तो लेने के देने पड़ जाए तो और समय से आपको बताना चले, तो वो सब ठीक है, थोड़ी समस्या रहती है। ठीक है सर, एक और आईपीओ की लिस्टिंग होने जा रही है, रिटेल की लिस्टिंग पर क्या किया जाए ये जानना चाहेंगे। पहले ही बोला था लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। अच्छा, कई लोग है ना बोल रहे हैं, जैसे कल वो कौन सा बढ़ गया, न्यूरेका, ठीक है। अब न्यूरेका लोगों को लगता है कि हमने छोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए बोला था, तो छोटे लिस्टिंग गेन के लिए बोला, ये तो बढ़ ज्यादा। अरे पहली बात तो ये यार भाई, कम बोल के ज्यादा आ जाए तो अच्छा है ना। हाँ। उसमें खराब क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आज लिस्टिंग होती या 2 दिन पहले होती, 2 दिन, ये तो 2 दिन में मार्केट का मूड बदल गया, अच्छी लिस्टिंग हो गई, सबको अच्छा था। अगर एक आध दिन लिस्टिंग आगे पीछे हो जाए तो फिर आप बोले अनिल जी आप तो ये कहते थे कि इतना तो थोड़ा कुशन मार्जिन तो रखना। और 5-7 दिन 10 दिन में जब आईपीओ लिस्ट होता है तो उसके बीच में बाजार कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा आपको कुशन रखकर चलना होता है। मैं इसलिए बोलता हूँ प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। ऐसा तो है नहीं कि आपको मना करें कि पैसा मत लगाओ, पैसा लगाने के लिए तो बोले, ये शॉर्ट टर्म में भी बनेगा, लॉन्ग टर्म में भी बनेगा। कम बनने के बजाय ज़्यादा बन गया तो अच्छा है, ज़्यादा बोल के कम बने तो खराब है। बिल्कुल। इसलिए रेलटेल में जो हमने कहा है कि आपका लिस्टिंग पर छोटा पैसा बनेगा, लेकिन इसको लगाना है आपको लंबे टाइम के हिसाब से। 12 से 15% जिनको सालाना रिटर्न चाहिए उनके लिए, याद नहीं है तो दिला दूँ, तो पीछे जाके वापस रिकॉर्डिंग देख लेना। 12 से 15% सालाना रिटर्न जिनको चाहिए उनके लिए, इसलिए लिस्टिंग दमदार भी नहीं होगी जी, होनी नहीं है। पता है कि बड़ा आईपीओ और ये इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की कंपनी है जिसको आप रोज के लिए लेते नहीं है। तो मेरा ये मानना है 105 से 115 रुपए की रेंज में लिस्ट होनी चाहिए। 94 रुपए का इश्यू प्राइस है। 100 रुपए पर आप अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से लगाया है तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस कर लीजिए। फिर जो भाव बन जाए उसमें 5 रुपए नीचे का, 7 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस आपकी श्रद्धा के हिसाब से रख लीजिए। 120 हो गया तो 112-13 कर लिया, 125 हो गया तो 117-18 कर लिया। ऐसा स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेल करते चले। बिल्कुल क्लियर है, जो आपका बेस्ट बन जाए ठीक है। और अदरवाइज 100 के नीचे हो तो आप एक बार बेच दीजिए, आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्ट है। 6 रुपये फिर भी बन गया। 6 रुपये बनना मतलब 6% है। 10 दिन में 6% किधर आता है? कहीं नहीं। हाँ, साल भर रखो एफडी में तो 6% मिलता है। तो इसलिए 6% भी बुरा नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म वालों को कोई चिंता की बात नहीं।
ठीक है, तो चलिए लिस्टिंग और आईपीओ से पहले ही करना क्या है वो तो हमने आपको बताया। लिस्टिंग का एक्शन बाजार खुलने के बाद वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अब हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ गई है। हमारे साथ वरुण, देवांशी और आशीष तीनों जुड़े हैं। वरुण और देवांशी हमें खबरों वाले शेयर्स बताएंगे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं ये जानेंगे आशीष से। वरुण, शुरुआत आपसे करेंगे। ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही खबरों वाले शेयर्स आज के लिए? देखिए, आज सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो उन 16 स्टॉक्स के लिए जो आज से एफएनओ में शामिल होंगे, और आज के दिन ही हालत ख़राब हो रही है मार्केट के। हमने आपको कल बताया भी था कि जिस दिन स्टॉक आते हैं एफएनओ में गिर जाते हैं, हाँ। तो उन 16 स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा एमएससीआई की रिबैलेंसिंग बड़ी काम की थी, हाँ। कमाल की भी, हाँ। एक्सेप्ट पिछली बार जो 3 स्टॉक आए डॉक्टर लाल वगैरह, हाँ। उस समय तो मार्केट ही ऐसा धुआंधार था कि मतलब कुछ भी हो जाओ, कोई भी आ जाए, गिर ही नहीं सकता। लेकिन बाकी 16 स्टॉक की जो रिसर्च करके दी कि एक्सपायर जिस दिन ये शामिल होते हैं उस दिन ये तो गिरते ही बाजार को भी गिरा। अब कारण कोई भी रहे, रिसर्च तो सही निकल गई, राइट। तो आज गिरेंगे और बाजार को भी गिराएंगे ये। बिल्कुल। चलिए ठीक है। इसके अलावा एमएससीआई रीबैलेंसिंग जो है वो आज के क्लोज से इफेक्टिव होगी। इसके चलते भारतीय एयरटेल में 3,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी, इंडस टावर में 435 करोड़ के आसपास की खरीदारी, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में खरीदारी आ सकती है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली आ सकती है। आज रियलटेल का आईपीओ जो है उसकी लिस्टिंग है। इसके अलावा इंडिया का आज Q3 जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो भी आने वाले हैं, तो वहाँ आपको नज़र रखनी है। L&T फाइनेंस होल्डिंग राइट इशू से जुड़े शेयर एक्सचेंज पे आज लिस्ट होने वाले हैं, तो वहाँ नजर रखिएगा। HCL दूसरे इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड आज बैठक करने वाला है। इसकी रिकॉर्ड डेट बता चुके हैं 8 मार्च की। PFC पूंजी जुटाने पे आज बोर्ड की बैठक है। हेनबा इस कंपनी का आईपीओ जो है वो उसके सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छे आए हैं, 83.29 गुना ये जो है वो भरा है, और रिटेल का पोर्शन जो है वो 11.84 टाइम्स भरा है, तो काफ़ी बेहतरीन सब्सक्रिप्शन इस काउंटर को मिला है। नतीजे आए पोस्ट मार्केट। रेन इंडस्ट्रीज़ प्रॉफिट जो है वो बड़ा है, लेकिन अदर इनकम के वजह से है। 115 से बढ़ के प्रॉफिट 360 करोड़ है, लेकिन मार्जिन्स में भी आप बढ़ोतरी देखने मिली हल्की फुल्की, 12.9% से बढ़ के ये अच्छे खासे 14.4% के आसपास आए हैं, लेकिन रेवेन्यूज़ जो है उसमें करीब 6.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा इस कंपनी ने QIP बुक जो है वो लॉन्च कर दी है। फ्लोर प्राइस जो है 85.98 रुपीज़ का रखा है, और इस QIP से करीब 4,500 करोड़ ये कंपनी जो है वो जुटाने वाली है। साउथ इंडियन बैंक, काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो है इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है। 8 रुपये 48 पैसे शेयर के भाव पे इन्होंने ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है। HDFC लाइफ, कोटक महिंद्रा लाइफ, SBI लाइफ और ICICI लोम्बार्ड को यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। और आखिरी में इन्फोएज, यहाँ पे अपनी नज़र रखिए, क्योंकि जो फ्यूल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसके चलते इन्होंने इनके जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने जो इनके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके जो रेम्यूनरेशन है उसमें 7 से 8% के आसपास की बढ़ोतरी की है, तो एक अच्छा जेस्टर है जोमेटो की तरफ से अपने फूड डिलीवरी वालों के लिए। सैलरी बढ़ाई है? सैलरी नहीं बढ़ाई है, तो माफ कीजिएगा, जो आराम से पानी नहीं ठीक है। तो वो जो उनको जो भी आप चार्जेस देते थे या जो देते थे उसमें बढ़ोतरी की है उन्होंने, जो इंसेंटिव्स देते थे। अच्छा, हाँ, के प्राइसेस बढ़े हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो भी प्राइजेस वो देते हैं, जो बाइक पे लेके जाते हैं डिलीवरी के लिए, तो जो चार्जेस होते हैं डिलीवरी चार्जेस, उसमें उन्होंने 5 से 7% तक की बढ़ोतरी करेंगे। ये कहा है क्योंकि फ्यूल चार्जेस भी बढ़े हैं, सब महंगाई तो बढ़ी गई है सर। अच्छा। मानसी को भी देवांशी को भी लग रही महंगाई बढ़ गई, इन्हों में इंसेंटिव्स बढ़ाए, बढ़ गई। कल मैंने भी बोला था कि टैंक फुल करने में पहले ज़्यादा कम पैसे लगते थे, अब ज़्यादा। तो कई लोगों ने ट्वीट किया, चलो अनिल जी आपको भी लग रहा है महंगा। भाई मेरे को क्यों नहीं लगता है? मेरे को भी बहुत जोर से लगता है, सिंपल। चलिए, तो ये सारी खबरें हैं, कुछ और खबरें देवांशी के पास भी है, उनसे भी जान लेते हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले RBL बैंक इस पर नज़र रखे, क्योंकि कंपनी के जो MD और CEO मिस्टर अवश्वीर आहूजा, उन्होंने 19 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक उन्होंने करीब 14.5 लाख शेयर्स बेचे हैं। 35 करोड़ की अमाउंट है जो उन्होंने बेची है। साथ ही उन्होंने कहा है कि निजीकरणों से इन्होंने ये जो रकम है ये जुटाई है। साथ ही इस ट्रांजैक्शन के बाद और 3 से 4% उनकी जो हिस्सेदारी वो बेच सकते हैं। उनके पास करीब 2010 से ये शेयर्स पड़े हैं, तो इसके चलते वो बेच रहे हैं। साथ ही सुविन लाइफ साइंसेज प्रमोटर ग्रुप के प्रेफरेंशियल बेसिस पर कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करने पर 20 मार्च को बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर नजर रखें, जहां पे उनके जो FCCB या जो कन्वर्जन बॉन्ड्स, फॉरेन कन्वर्जन बॉन्ड्स जो थे
उसके ज़रिए कंपनी ने करीब $150 मिलियन जुटाए थे। उसकी अपडेट जो कन्वर्जन प्राइस है वो अपडेट होती हुई दिखी है। 242 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर ये कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। महिंद्रा हॉलीडेज़ के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ये मान के चल रही है कि अब अपने कोर बिजनेस पर फोकस करेगी। इसी के चलते अपने जो नॉन कोर कारोबार है यहाँ पे अपना हिस्सा बेच रही है और जो रकम है वो जुटा रही है। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सर्विसेज में अपना पूरा हिस्सा बेचा है 21.5 करोड़ में। साथ ही ऑटो डिजिटेक जो उनकी सब्सिडरी है यहाँ पे भी 13.5 करोड़ में उन्होंने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। टेक्समेको रियल एंड इंजीनियरिंग इस पर नजर रखें। 1 मार्च को पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है और टेक्समेको इंफ्रा होल्डिंग पर भी आप नजर रखें जहां पे 2 मार्च को डीलिस्टिंग प्रस्ताव पर बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। GHCL इस पर नजर होगी जहां पे 8 अप्रैल को शेयरधारकों की बैठक है। GHCL टेक्सटाइल्स लिमिटेड के जो डीमर्जर है उसको लेके बैठक होती हुई दिखेगी और कोई फैसला आ सकता है। जेंसा टेक पर भी नजर रखें। कंपनी ने अपनी सब्सिडरी अकीला टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन में अपना हिस्सा बेच दिया है और आप देखिए इसके चलते $6 लाख की जो अमाउंट है वो जुटाई जाएगी। इस पर नज़र होगी। और अगर बल्क डील्स की बात करें तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल इसमें बल्क डील फिर एक बार होती हुई दिखी है। BC इंडिया इन्वेस्टमेंट्स ने एक बार फिर करीब 2.6 करोड़ शेयर यानी कि 6.21% हिस्सा जो है वो बेचा है 43 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने ये हिस्सा खरीदा है। साथ ही डाबर इंडिया पर नजर रखे। प्रमोटर रत्ना कमर्शियल एंटरप्राइजेस ने 15,000 शेयर्स खरीदे हैं 23 फेब को। और साथ ही दीपक फर्टिलाइजर जहां पे प्रमोटर रोबस मार्केटिंग सर्विसेज ने 1.17 लाख शेयर्स खरीदे हैं फरवरी 23 को। और इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज प्रमोटर जया ने करीब 3,500 शेयर्स बेचे हैं। एक बार फिर इस पर भी नजर होगी। तो ये कुछ एक्शन है जिसके चलते आज स्टॉक में भी आज रिएक्शन देखने मिल सकता है। ओके, तो ढेर सारी खबरें और इन खबर पर फोकस रखना होगा, लेकिन अब वक्त है FIR का यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट का एक्शन समझने का। और FIR की रिपोर्ट्स बताने के लिए हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले देखिए वोल्टास जेफरीज की बढ़िया रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1250 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। कह रहे कि उत्तर भारत में जो है गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और डीलर चेक के मुताबिक देखें तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि AC की जो बिक्री है इसमें ठीक ठाक बढ़त देखने को मिलेगी। 1050 कल की क्लोजिंग है। 1250 इन्होंने लक्ष्य दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगातार अब पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। CLSA की रिपोर्ट है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 600 रुपये के लक्ष्य के लिए। 407 जो है कल की क्लोजिंग है। कह रहे हैं कमजोर क्रेडिट जो साइकिल है अब वो खत्म होगी और यहाँ से बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। और सिर्फ 3 ही रिपोर्ट्स हैं आज। आखिरी रिपोर्ट है फिलहाल के लिए मारुति पर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 8,775 रुपये के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर आप देखें तो कंपनी का 50% से अधिक मार्केट शेयर है जो कि आगे जाकर बरकरार रहेगा। कंपनी CNG पर फोकस कर रही है। EV में एंट्री की प्लानिंग कर रही है जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। 6,926 कल की क्लोजिंग है। 8,775 इन्होंने लक्ष्य दिया। सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कौन सी? अनिल जी मुझे तो पसंद आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। मॉर्गन स्टैनली की भी जो रिपोर्ट आई थी 765 18 फेब को ये रिपोर्ट आई थी। वाह क्या बात है। तो ये है सारी रिपोर्ट्स जो इंटरेस्टिंग है आपके लिए। आइए करते हैं मुलाकात हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ। आज है पिक ऑफ द सीरीज। मार्च के महीने की सीरीज की शुरुआत हो रही है तो पूरे महीने के लिए मिलेगी आपको एक स्टॉक, एक पिक। आइए करते हैं शुरुआत। ओपनिंग बैट्समैन सचिन जी करिए शुरुआत। बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है आपने इस सीरीज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सीरीज के लिहाज से मुझे लगा यहाँ पर सन टीवी पे दाव लगाना चाहिए ऑन द बुलिश साइड, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल अगर हम इसका डेटा देखें तो लगभग आसपास का जो स्विंग सपोर्ट अपवर्ड स्टॉकिंग चैनल के बेस है। एंड प्लस जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ था कल के सत्र में, यहाँ पर इनिशियल डेटा पे तो यही लग रहा है कि जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो पर्टिकुलर पैटर्न ट्रिगर हो चुका है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है सरप्राइज नहीं होऊंगा मैं कि अराउंड 580 के आसपास के स्विंग्स बने। सो 480 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बन चुका है। तो 480 के स्टॉप लॉस के साथ बायर डिक्लाइंस की रणनीति कंटिन्यू रखनी चाहिए। प्रोबेबल टारगेट ऑन दी अपसाइड लगभग अराउंड 575 से 585 के जोन में होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस आ सकता है सन टीवी इस पर्टिकुलर काउंटर। ओके, सन टीवी यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई सचिन जी की तरफ से। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या इरादा है?
अनिल जी गुड मॉर्निंग, मानसी गुड मॉर्निंग। मेरा इरादा है टाटा मोटर जो मैंने कल BTST के तौर पे दिया था, लेकिन इसका वीकली मंथली चार्ट भी काफी अच्छा उभर कर आ रहा है, एक फ्लैग पैटर्न में से ये निकल रहा है। 333 का कल का बंद है, मैं 327 का एक 2% का स्टॉप लॉस लूंगा और मुझे लगता है ये सीरीज में ये 360 तक जा सकता है। तो मेरा पिक ऑफ द सीरीज या स्टॉक ऑफ द सीरीज टाटा मोटर्स होगा। ओके, टाटा मोटर से वागले साहब का पिक ऑफ द सीरीज ये है इस महीने के लिए खरीदारी करने की राय। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपने कौन सा स्टॉक चुना है इस सीरीज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, इस सीरीज के लिए मैं समझ रहा हूं कि मेटल्स में अभी भी रुझान बहुत अच्छा रहेगा और मेटल्स में से एक स्टॉक लेके आया हूं, वो है स्टील अथॉरिटी सेल। मुझे लगता है कि 94 के टारगेट के लिए जरूर खरीदारी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि जिस हिसाब से इनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, जिस हिसाब से इनके रियलाइजेशन बेहतर होते जा रहे हैं, ये आने वाले समय में और भी बेहतर होते जाएंगे। तो जरा बंसल जी रेन इंडस्ट्रीज के चार्ट देखिए। नतीजे आए थे कल, रेवेन्यू 6% नीचे, कामकाजी मुनाफा 5% ऊपर, मार्जिन थोड़े से बढ़े हैं 1.5%, मुनाफे में जंप तो आया है लेकिन अदर इनकम बढ़ी है, उस वजह से 93 करोड़ से 404 करोड़। तो ऐसे रिजल्ट से बहुत दमदार नहीं है। बताएं जरा इसके चार्ट्स। देखिए अनिल जी, चार्ट्स पे तो क्लियरली एक रैली बनी हुई है और कल के लेवल्स को अगर देखें, कल के कैंडल्स को देखें तो कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है और 162 एक अहम लेवल है। तो जिन्होंने ले रखा है वो 162 का ये लेवल्स पे नजर रखें। अगर 162 के लेवल्स तोड़ के नीचे में निकलता है तो स्टॉक एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक करेक्टिव मोड में एंटर होगा। तो 162 के नीचे निकलने की राय होगी, जिनके पास है 162 के स्तरों पे नजर रखें। 162 ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, इसके नीचे जाए तो जाने दो, बिल्कुल ठीक है। ओके, एक और अरे कुणाल जी, ये आपको पता चला है अभी इस बार आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी? अनिल जी महसूस हो रहा है मुझे तो। अनिल जी वैसे पता नहीं लगा बट महसूस जरूर हो रहा है अनिल जी। तो जेफरीज की ऑलरेडी हो रही है अनिल जी दिल्ली। हाँ, तो जेफरीज की रिपोर्ट पढ़ लो आप। रिपोर्ट आई है, उनके हिसाब से गर्मी भी ज़्यादा होगी और उन्होंने बता भी दिया उत्तर भारत में गर्मी का मौसम चालू है। आप बताएं ना बताएं, हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है और अब तो आप भी कह रहे हैं कि फील कर ही रहे हैं। एसी की मांग बहुत ज़बरदस्त रहेगी, ये उनका कहना है। वोल्टास खरीदना है आपको, जरा पहले आप बताएं, उसके बाद मेरे ख्याल से ब्लू स्टार खरीदने की राय सिद्धार्थ जी ने भी दी। बाद में मैं सिद्धार्थ जी के पास जाता हूं, पहले वोल्टास के चार्ट देखिए आप। अनिल जी देखिए, वोल्टास का चार्ट तो बहुत ही जबरदस्त है। लगातार पूरे जब ये ऑफ सीजन चल रहा था अनिल जी, उस वक्त भी तेजी थी। तो अब तो जब आप बता रहे हैं कि सीजन आने वाला है तो अनिल जी तेजी होने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत जबरदस्त चार्ट है और इस स्टॉक में अनिल जी मैंने देखा है करेक्शन भी बहुत ही हल्के आते हैं। तो किसी भी माइल्ड डिप में इसको बाय करके चले। मेरी राय में अनिल जी ये स्टॉक जो है आपको 1300 1350 के लेवल्स दिखाएगा और गिरावट में ये 1040 1050 के लेवल्स पर मिलता है, तो वहां पर बाय करें। वोल्टास का चार्ट, हेवल्स का चार्ट, दोनों चार्ट बहुत स्ट्रांग लगते हैं चार्ट्स पर। बताएं सिद्धार्थ जी, आप क्या खरीदेंगे, कौन सा एसी? अनिल जी आपने बहुत सही से याद रखा है कि ब्लू स्टार हमारे कवरेज लिस्ट में था और बिल्कुल ब्लू स्टार बहुत अच्छा है। बट अनिल जी एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, ब्लू स्टार, वोल्टास हो, ये सभी के कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाला अंबर एंटरप्राइजेज है। तो मुझे लगता है कि अंबर एंटरप्राइजेज में भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन रहेगा क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत बड़े ग्रो होंगे। और साथ ही साथ एक स्टॉक और ऐड करूंगा जो ठंडी ठंडी हवा देता है और वो फैन का स्टॉक है, पंखे का स्टॉक है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। इस पे भी ध्यान रखें, यहाँ पे भी बड़ा उछाल आ सकता है। ओके, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। अगर आपको पंखा चाहिए तो ये लीजिए, एसी चाहिए तो फिर अंबर एंटरप्राइजेस खरीदिए, उसके बगैर एसी बनेगा नहीं। ये राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। और एक और स्टॉक है जो बड़े दिनों बाद एक्शन में आया है, आएगा तो वो है मारुति। मारुति पर बड़ा अपग्रेड आया है मॉर्गन स्टैनली का 8775 का। बड़े दिनों बाद किसी का मूड बना है मारुति पर, लेकिन आज मूड खराब है बाजार का, तो नीचे कहाँ खुले तो खरीदना है। सुमित जी चार्ट देखिए मारुति के और बताइए कहाँ खरीदना है इसे। जी मारुति मेरे को लग रहा है अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है और मारुति में लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। नीचे के अंदर 6800 का इमीडिएट सपोर्ट है और 200 DMA लेवल्स के आसपास ही स्टॉक आ चुका है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसके नीचे जाएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे गया
तो बड़ा फॉल आ जाएगा। तो 6800 6700 के आसपास अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स है, तो यहीं कहीं से मारुति में रिबाउंड आना चाहिए और 7000 के ऊपर जैसी क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो उसके बाद 7300 7400 तक के लेवल मारुति में देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस अभी होल्ड करें और लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें मारुति के अंदर। ठीक है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर आपकी हैं तो उसे इंटैक्ट रखें, लोअर लेवल्स पर अगर मिल जाए तो फिर खरीदारी का मन भी बनाया जा सकता है। 6930 के लेवल्स पर ट्रेड हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा है। चलिए हमारे साथ शुभम अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, उनसे उनकी पिक ऑफ द सीरीज जान लेते हैं। शुभम जी गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द सीरीज आपकी क्या होगी? हाय गुड मॉर्निंग। पिक ऑफ द सीरीज में आज जो स्टॉक रिकमेंड मैं कर रहा हूँ फार्मा स्पेस में से है और मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी में जो करेक्शन हमें देखने को मिला है उसके बाद स्टॉक काफ़ी अहम लेवल के आसपास आकर के ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस करेक्शन को यूज़ करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और एक डिफेंसिव बेट में थोड़ा सा शिफ्ट करने का एक मौका भी मुझे लगता है कि बाजार में बनता हुआ दिख रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी में अगर थोड़ा सा और करेक्शन अगर होता है, बिकॉज आज बाजार काफ़ी नीचे खुलने के संकेत हैं, तो मुझे लगता है कि इस करेक्शन में हमें खरीदारी करनी चाहिए। 4400 के आसपास आता है तब डॉक्टर रेड्डी खरीदे, जो मुझे लगता है कि ओपनिंग में ये लेवल हमें मिलना चाहिए। और इसमें अगर हम थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखें पूरे सीरीज के लिए तो मुझे लगता है इसमें रिवर्सल में 5000 रुपये तक के लेवल फिर से रिटेस्ट होते हुए दिखेंगे और 4050 के आसपास हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो इस सीरीज के लिए जो टॉप पिक होगा वो होगा डॉक्टर रेड्डीज। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डीज पिक ऑफ द सीरीज शुभम जी की तरफ से फिलहाल 4480 के लेवल्स पर ट्रेड आप देख रहे हो। इनफैक्ट अगर फार्मा स्पेस की बात करें, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफी बुलिश आती हुई दिखी है। नोमुरा की भी आज एक रिपोर्ट आई है जो कि काफी पॉजिटिव है और 15 से 20 कंपनियां हैं जो कि नई PLI स्कीम के लिए भी एलिजिबल होती हुई दिखेगी, जिसका एक सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर कंपनियों को पड़ता दिखेगा। नोमुरा की रिपोर्ट में ऑरबिंदो, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, कैडिला, सिप्ला, सन फार्मा का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो ये तमाम कंपनियां हैं, लेकिन 4050 के स्टॉप लॉस के साथ शुभम जी की राय डॉक्टर रेड्डीज पर 5000 के टारगेट से यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं। सिद्धार्थ जी, SBI पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है और काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। यहाँ पर खरीदारी की राय तो ये दे ही रहे हैं, साथ ही टारगेट्स 600 के सुझा रहे हैं। इन लेवल से काफी ज्यादा अच्छे टारगेट्स हैं और कमजोर कॉर्पोरेट क्रेडिट साइकिल खत्म होने की कगार पर है और संभावना यही है कि आगे अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। क्रेडिट कॉस्ट और मार्जिन में स्थिरता आने से बैंक का ROA जो है 0.8 to 0.1% होने की भी उम्मीद यहां पर जता रहे हैं। SBI पर आपकी राय क्या होगी? मानसी, आप क्रेडिट साइकिल की जो बात कर रहे थे, आज अगर क्रेडिट ग्रोथ की बात करूं भारत के बैंक्स की तो 7% के आसपास है, जो बहुत लो है, बहुत सालों के लो के आसपास है। अगर यहाँ पे आगे बढ़त करनी है तो SBI है जो लीड करेगा क्रेडिट ग्रोथ के लिए और मुझे लगता है कि SBI शानदार PSU स्पेस है और एकमात्र ऐसी कंपनी जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि SBI बेहतरीन कंपनी है, हालांकि हमारी कोई टारगेट प्राइस नहीं है इस पे, बट बहुत बेहतरीन कंपनी। तो चलिए, SBI अच्छी कंपनी और यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट भी काफी बुलिश देखने को मिल रही है। 407 के लेवल से 600 तक के टारगेट्स जाते हुए दिख सकते हैं। सचिन जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर आपका एक बार नजरिया जानना चाहूंगी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, यहाँ पर बुलिश नजरिया अपना रहे हैं। रिफाइनिंग मार्जिन्स की अगर बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए काफी अच्छे रिकवर होते हुए इन्हें नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। ऑयल एंड गैस पर कहीं फोकस, कोई पिक आप अगर बताना चाहें? देखिए, यहाँ पर आई थिंक क्लियरली रिलायंस इंडस्ट्रीज ही फेवरेट होगा। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने एक रिबाउंड दिया है, काफी बड़े ऑस्किलेशन रेंज में काउंटर लॉक इन था। 2080-2100 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई जोन था। नीचे जो सपोर्ट दिख रहा था वो लगभग अराउंड 1860 से लेकर 1900 के रेंज में था। वो पर्टिकुलर रेंज यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आ सकता है। एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अराउंड 2230 के आसपास के स्विंग्स बने, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति होगी। ऑन द लोअर साइड एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल एलिवेट हो चुका है अराउंड 1980 के आसपास, जहाँ पर मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए।